हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में स्टार्ट होगा एरर एनालिसिस यानी कि त्रुटि विश्लेषण पे हम आज बात करेंगे। जिन छात्रों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है उनको डिस्क्रिप्शन में पिछले वीडियो की लिंक मिल जाएगी, आप वहां से जाके पिछला वीडियो देख सकते हैं और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं त्रुटि क्या है। आपने ये ज़रूर सोचा होगा कि जब हम कोई चीज़ कंप्यूटराइज बैलेंस से लेके आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा प्योर आपके दिमाग में होता है, आपको लगता है कि वो पूरी तरह से शुद्ध है, आपको ऐसा फील होता है। लेकिन रियलिटी ये है कि इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी ऐसी माप नहीं है जो क्या हो, प्योर हो। माप कोई भी हो वो क्या है, प्योर नहीं है, प्योर नहीं है। आप इसको भले ही मानते हो लेकिन रियलिटी यही है कि कोई भी माप प्योर नहीं है। अब क्यों नहीं है? क्योंकि हर एक यंत्र की अपनी एक कैपेसिटी होती है कि हम यहाँ तक की वैल्यू को ट्रूली मेजर कर पाएंगे यानी कि सत्य रूप से माप पाएंगे। इसके बाद अगर आप मेजरमेंट करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ एरर आएगा, या फिर उस यंत्र के मैन्युफैक्चरिंग में जब उसको बनाया जाता है तब कुछ ना कुछ एरर हो जाता है। तो ये सब रीज़न होता है कि वो इंस्ट्रूमेंट 100% प्योर माप नहीं दे पाता है। तो हम लोग बात करते हैं कि त्रुटि क्या है। त्रुटि क्या है? माप में होने वाली अनिश्चितता। अनिश्चितता मतलब अनसर्टेनिटी ही क्या है, एरर है। किसी भी मेजरमेंट में जो अनसर्टेनिटी होती है वही क्या है, एरर है। जैसे मान लीजिए कि आपको एक साधारण स्केल जो आपका होता है, यहाँ पे आप जानते हैं एक तरफ इंच होता है और दूसरी तरफ सेंटीमीटर, जिसके बीच में मिलीमीटर होता है, ऐसे छोटा छोटा। अब यहाँ पे क्या है कि अगर आपसे बोला जाए 1 mm की कोई माप यहाँ से आप मापिए तो आसानी से आप मेजर कर पाएंगे। लेकिन आपसे बोल दिया जाए 0.5 mm, ये वाली माप आपको इसी स्केल से निकालनी है तो आप सिर्फ गेस करेंगे, क्योंकि इसकी क्षमता है कि ये 1 mm की माप ही एग्जैक्टली आपको बता सकती है। अब 0.5 mm नहीं बताया जा सकता, वो केवल गेस होगा। या आपसे 1.5 mm बोल दिया जाए तो आप गेस करेंगे कि 1 mm यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, इसके बीच में यानी कि यहाँ कहीं 1.5 mm होगा। तो यहाँ पे क्या है, गेस कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर आप गेस कर रहे हैं तो 100% यहाँ पे त्रुटि होना संभव है कि त्रुटि हो सकती है। ये चीज़ यहाँ पे क्या है कि त्रुटि का एक रीज़न बन जाता है। इस वजह से आपको जो भी मेजरमेंट किए रहेंगे उसमें त्रुटि मिलेगी। अब इसको हम एक तरीके से और आपको समझाते हैं। मान लीजिए कि कोई माप है जिसका वास्तविक मान 2.75 सेंटीमीटर है। ये एक लंबाई है जिसको मापा गया, ये इसका वास्तविक मान है। कौन सा मान है? वास्तविक। ये इसकी प्योर वैल्यू है, ऐसा मान सकते हैं। लेकिन आपको इसी स्केल के थ्रू बोला गया कि आप इसकी लंबाई को दोबारा से मापिए, जो भी वस्तु रही होगी इसका जो वास्तविक मान बताया गया वो कितना है, 2.75 सेंटीमीटर। लेकिन इस वाले स्केल से यानी कि साधारण स्केल से आपको बोला गया कि इसे आप दोबारा से मापिए, तो यहाँ पे आ गया 2.72 सेंटीमीटर, ऐसा आ रहा है। आप बार बार अगर मेजर कर रहे हैं तब भी ये वैल्यू आपकी यही आ रही है, यानी कि 2.72 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे मैटर ये नहीं है, मैटर ये है कि ये डिफरेंस कहाँ से आ रहा है। डिफरेंस का मतलब जो स्केल आपके पास है इसका मतलब इसमें एरर है या फिर आप गलती कर रहे हैं मेजर करने में। तो ऐसा कोई रीजन हो सकता है कि जिसमें लगातार आप गलती कर रहे हैं। हो सकता है कि यहाँ पे जो मार्क्स दिए गए हैं जैसे 1 2 3, ये थोड़ा सा आगे पीछे करके इस पे मार्क किए गए हों, यानी कि जो इस पे आंकिक मान है वो थोड़ा सा इधर उधर लिखे गए हों। इस वजह से आपकी जो माप आ रही है
वो कितना आ रही है, 2.72 सेंटीमीटर के आसपास आ रही है और बार बार ऐसा करने पे आ रहा है। अब यहाँ पे ये वास्तविक मान हो गया, ये आपका कौन सा मान हुआ, प्रेक्षित मान हुआ, प्रेक्षित मान। और आप कौन हैं, आप प्रेक्षक हैं। ये मान निकालने वाले आप कौन हैं, प्रेक्षक हैं। आपके द्वारा प्रेक्षित मान निकल रहा है और ये जो दिया गया था ये वास्तविक मान है। अब अगर इनका हम अंतर निकालेंगे तो अंतर तो हमारे पास आएगा। अगर हम यहाँ से डेल्टा एल फाइंड करना चाहें तो वास्तविक मान में से प्रेक्षित मान घटा दें तो यहाँ से हमको 0.03 का अंतर मिलेगा, इतना सेंटीमीटर का अंतर मिल जाएगा। अब यहाँ से एक चीज़ और है, ये इतना इरर हो रहा है तो यहाँ से इरर की एक डिफिनेशन हम और बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, वास्तविक मान और प्रेक्षित मान के बीच के अंतर को क्या बोलते हैं, एरर बोलते हैं। या फिर आप डायरेक्ट बोलिए कि किसी माप में होने वाली अनिश्चितता को, ये आपकी अनिश्चितता है, किसी माप में होने वाली अनिश्चितता को त्रुटि कहते हैं। तो ये आप समझ गए कि त्रुटि क्या है। और ये भी याद रखें कि इस पूरे ब्रह्मांड में कितना भी एक्यूरेट कोई भी इंस्ट्रूमेंट क्यों ना हो, लेकिन उससे 100% ट्रू वैल्यू नहीं मिल सकती, इरर जरूर उसमें रहेगा। अब वो इरर कहाँ से उत्पन्न होगा, आपने नहीं किया, यंत्र ने किया या बाह्य कारणों ने किया। अभी आप वो समझ पाएंगे जब हम बताएंगे इरर की टाइप और उसमें डिस्कस करेंगे तो आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आएंगी। अब हम लोग दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं, अल्पतमांक, लीस्ट काउंट इसे बोलते हैं। ये क्या होता है, ये अल्पतमांक होता है मापक यंत्र में। किसका अल्पतमांक है, मापक यंत्र का अल्पतमांक है। तो वो क्या होता है ये आपको हम समझाते हैं। इसको एक नाम से और जाना जाता है जिसे कहते हैं मापक यंत्र की विभेदन सीमा। क्या बोलते हैं, विभेदन सीमा। किसकी विभेदन सीमा, मापक यंत्र की विभेदन सीमा क्या है या उसका अल्पतमांक, दोनों एक ही चीज़ है। इसको बोलते हैं लिमिट, है ना, ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ द गिवन इंस्ट्रूमेंट। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन यानी कि विभेदन की सीमा क्या है। अब ये समझते हैं, हमने अभी बताया कि ये जो स्केल आपके पास है इससे मिनिमम जो माप किया जा सकता है, यानी कि छोटी से छोटी माप कौन सी की जा सकती है, 1 mm की सबसे छोटी माप यही ली जा सकती है और यंत्र के अकॉर्डिंग वो सही होगी, मतलब वो प्योर होगी। इसको आप प्योर कह सकते हैं। अगर आपको 1 mm दिया गया तो आप इस यंत्र के अनुसार सही से माप सकते हैं उसको, लेकिन 1 mm में भी त्रुटि हो सकती है। हो सकता है कि उसका, अभी हमने बताया कि जो इंडिकेशन किया गया है वो गलत स्थान पे कर दिया गया है या बाह्य कारणों के कारण आपने खुद थोड़ा सा इधर उधर कर दिया, पर्सनल एरर बना दिया जिसे, यानी कि पॉइंट जहाँ पे रखना चाहिए था वहाँ पे आपने नहीं रखा, थोड़ा सा इधर उधर हो गया तो भी एरर हो जाएगा। हालांकि उसकी बात तो अलग है, अभी हम उसको त्रुटि के प्रकार में पढ़ेंगे। अभी हम लोग को डिस्कस करना है किस पे, अल्पतमांक क्या है। किसी मापक यंत्र द्वारा मापी जा सकने वाली न्यूनतम माप को ही उसका अल्पतमांक कहते हैं। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी, जैसे अभी हमने बताया कि जो साधारण स्केल है, सिंपल स्केल, ये आपका जो है जिसे आप यूज करते हैं, इससे सबसे छोटी माप कौन सी है जिसे आप माप सकते हैं, वो 1 mm है। तो इसका अल्पतमांक कितना हो जाएगा, 1 mm। किसी मापक यंत्र द्वारा मापी जा सकने वाली न्यूनतम माप को ही उसका अल्पतमांक कहते हैं। 1 mm को लिखा जा सकता है 0.1 सेंटीमीटर, ये भी लिखा जा सकता है। यानी कि इसके विभेदन की जो सीमा है, यानी कि कहाँ तक इससे एग्जैक्टली मापा जा सकता है, वो दशमलव के 1 अंक बाद तक स्पष्ट रूप से किसी माप को मापा जा सकता है इस यंत्र से। तो इसके विभेदन की जो सीमा है वो 0.1 सेंटीमीटर है। आप ये बात समझ गए होंगे। अब मान लीजिए
कि कोई माप दी गई है और आपसे पूछा जाए कि इस माप का अल्पतमांक कितना है या इसकी विभेदन सीमा कितनी है, तो आप बता सकते हैं बहुत आसानी से, लेकिन आपको ये समझ आना चाहिए कि अल्पतमांक किस प्रकार से निकालते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं कि किस प्रकार से किसी भी माप का अल्पतमांक हम निकालेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा गया है 2.75 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछ लिया जाए कि जिस यंत्र से ये मापा गया है उसका अल्पतमांक कितना है, ये आपसे अगर पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। पहले आप इसका अल्पतमांक निकाल दें। कैसे? जो भी मान दिया गया है उसको ऐसे लिखें और दशमलव के बाद के जो अंक हैं उसमें से सबसे लास्ट वाले अंक के स्थान पे लिखें 1। कितना लिखें? 1। अगर उसके बाद कोई अंक बचता है तो वहाँ पे आप 0 लिखें और दशमलव के स्थान पे दशमलव लगाएं, यहाँ पे लिखें। और फिर यहाँ पे जो भी डिजिट हैं, इधर के डिजिट से आपको कोई मतलब नहीं है, 1 0 केवल लगा दें बस। ये इसका अल्पतमांक हो गया, इसको लिखेंगे डेल्टा एल। अब यहाँ पे एक दूसरा एग्जाम्पल लेके आपको बताते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए 3.700 ऐसा है, ये एक माप आपको और दी गई और इसका अल्पतमांक आपसे पूछ लिया गया कि कितना होगा। तो ये 0 है, इससे मतलब नहीं है, आपको दशमलव के बाद देखना है कितने अंक हैं, 3। तो यहाँ पे लास्ट वाला जो अंक होगा इसकी वैल्यू क्या है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे इसके स्थान पे लिखें 1। अगर अंक बचते हैं तो उनके स्थान पे 0 लगाएं और दशमलव के स्थान पे दशमलव और यहाँ पे रखें केवल 1 0। ये आपका डेल्टा एल हो जाएगा। और ये भी होगा सेंटीमीटर में। मतलब जिस भी यंत्र से ये वाली माप ली गई है उसका अल्पतमांक 0.001 सेंटीमीटर है। यानी कि उससे 0.001 सेंटीमीटर की माप शुद्धतापूर्वक यंत्र के अनुसार ली जा सकती है। यानी कि उसकी विभेदन सीमा कितनी है, 0.001 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल और बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि 279.0005 ऐसा आपको दिया गया है। ये एक माप आपको दी गई है, यहाँ पे समथिंग सेंटीमीटर ऐसा दिया गया है। अब आपको इसका अल्पतमांक निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, या ये पता करना है कि इसकी विभेदन सीमा कितनी होगी। तो आप यहाँ पे लिखें डेल्टा एक्स। दशमलव के बाद जो डिजिट्स हैं उनमें से सबसे लास्ट डिजिट के स्थान पे लिखें 1 और अगर डिजिट्स बचते हैं तो उनके स्थान पे 0 और दशमलव के स्थान पे दशमलव, इधर 1 0। अब इतना सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कि ये माप जिस भी यंत्र से ली गई है उसका अल्पतमांक 0.001 सेंटीमीटर है, अर्थात उसकी विभेदन सीमा भी 0.001 सेंटीमीटर है, ये हम कहेंगे। अब यहाँ पे जैसे आ गया 2.579 x की वैल्यू है, इसका अल्पतमांक कितना हो जाएगा, यहाँ पे लगाएं 0 दशमलव के पहले की डिजिट पे। हालांकि यहाँ पे दशमलव के स्थान पे दशमलव लगेगा, लेकिन आप लास्ट से स्टार्ट करें। यहाँ पे लिखें 1, अगर डिजिट बचता है तो लिखें क्या, 0 इसके स्थान पे। ये हो जाएगा इसका अल्पतमांक। यहाँ पे कोई यूनिट नहीं है तो इसका भी कोई यूनिट नहीं होगा। तो इस तरह से आप आसान तरीके से अल्पतमांक को निकाल सकते। तो आपने समझ लिया कि त्रुटि क्या है, अल्पतमांक या विभेदन सीमा किसे कहते हैं। और अल्पतमांक या विभेदन सीमा की जो बात की गई ये इंस्ट्रूमेंट का होता है, मतलब यंत्र का होता है अल्पतमांक, और यंत्र की विभेदन सीमा भी होती है। विभेदन सीमा का मतलब यह है कि वो दशमलव के बाद कितने अंक तक माप सकता है। अब हम लोग बात करेंगे भूल और त्रुटि। ये चीज़ आपको ज़रूर समझना चाहिए क्योंकि इसमें अंतर है। भूल और त्रुटि में क्या अंतर होता है ये मैं बताता हूँ। आप अगर कोई ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो आप ऑब्जर्वर हुए, मतलब प्रेक्षक हुए। प्रेक्षक अगर ऑब्जर्वेशन कर रहा है
तो कोई प्रेक्षित मान आएगा, प्रेक्षित मान, ऑब्जर्विंग वैल्यू जिसे कहेंगे। ऑब्जर्वर मीन्स प्रेक्षक। और यहाँ पे आपको अब डिसाइड करना है कि भूल क्या है और त्रुटि क्या है। भूल मतलब प्रेक्षक के प्रेक्षित मान के दोष से संबंधित होता है। भूल क्या है? प्रेक्षक के प्रेक्षित मान का दोष। ये क्या है? भूल है। ठीक है ना। ये क्यों होता है? क्योंकि प्रेक्षक ने जब भी ऑब्जर्वेशन करना स्टार्ट किया तो उसने असावधानी का परिचय दिया। कहने का मतलब ये हुआ कि प्रेक्षक ने जब भी ऑब्जर्वेशन अपना स्टार्ट किया होगा तो उसने कुछ न कुछ सावधानी का पालन ना किया होगा, मतलब सावधानी पूर्वक उसको नहीं निकाला होगा, इसलिए प्रेक्षित मान में दोष आ गया। अर्थात प्रेक्षक के द्वारा की गई असावधानी के कारण जो प्रेक्षित मान में दोष आता है उसे भूल कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि प्रेक्षक को कोई ऑब्जर्वेशन करना था जिसमें 32 आया। क्या आया? 32। अब वो सावधानी नहीं बरता तो 32 के स्थान पर उसने 23 लिख दिया। अब ये 23 क्या है? ये भूल है, लेकिन ये प्रेक्षित मान भी है, प्रेक्षित मान है, लेकिन असावधानी पूर्वक लिया गया है। सावधानी अगर वो दिखाता तो वो 32 लिखता, लेकिन वो असावधानी पूर्वक ये ऑब्जर्वेशन लेता है, जिसके कारण यहाँ पे 23 लिख दिया जाता है। तो ये क्या है? भूल है। लेकिन त्रुटि क्या होती है ये भी आप समझ लीजिए। कितनी भी सावधानी आप दिखाएं, चाहे जितनी सावधानी आप दिखाते हैं, लेकिन प्रेक्षित मान में दोष होगा। यानी कि आप चाहे जितना सावधान रहें और आप ऑब्जर्वेशन को करें, फिर भी उसमें दोष होगा। तो ये क्या है कि निश्चित कारणों के कारण होता है। त्रुटि क्या है? निश्चित कारणों के कारण होने वाली भूल नहीं कह सकते, यहाँ पे दोष को त्रुटि कहते हैं। अब यहाँ पे आप समझिए, जैसे मान लीजिए कि आप कोई ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं जिसमें 2.9 आना चाहिए, लेकिन चाहे जितनी सावधानी आप बना रहे हैं, यूज कर रहे हैं, लेकिन ये माप 2 ना आके 2.8 बार बार यही आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने सावधानी तो बनाई, यहाँ पे सावधानी का परिचय दिया, लेकिन मैटर ये नहीं है। मैटर ये है कि ये बार बार क्यों ऐसा आ रहा है। तो ये क्या है? निश्चित दोष है। आएगा वो हो सकता है कि यंत्र में हो, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? त्रुटि। तो आई होप आप त्रुटि और मिस्टेक ये दोनों बातें अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करेंगे अपनी चौथी टॉपिक पे, यथार्थता और परिशुद्धता क्या है इसके बारे में। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन क्या है ये हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, यथार्थता जो होती है, यानी कि जिसे हम एक्यूरेसी बोलते हैं, आपने कोई वास्तविक मान देखा, वो 2.924 ऐसा था, ठीक है ना। ये एक वास्तविक मान है, वास्तविक मान। अब आपने कोई ऑब्जर्वेशन किया इसके लिए, यानी कि इसको मापना चाहा फिर से। जैसे आप देखते हैं कि किसी स्केल पे लिख के आता है कि ये इतने सेंटीमीटर का है, लेकिन आप एक दूसरी स्केल का अगर यूज करके उसको मेजर करें, तो अगर उसमें डिफरेंस आए तो वो आपकी ऑब्जर्विंग वैल्यू है जिसमें डिफरेंस आ रहा है, लेकिन जो उसकी रियल वैल्यू है वो आपको उसके ऊपर दिया गया है 2.924, ऐसा आपको दिया गया है। अभी आपको एक्यूरेसी और प्रिसीजन में यहाँ पे अंतर बताना है।
तो यथार्थता क्या होती है? वह राशि है, यथार्थता वह राशि है जो यह बताती है कि प्रेक्षित मान वास्तविक मान के कितना निकट है। ये एक्यूरेसी की डेफिनेशन है। क्या है? फिर से एक बार रिपीट करते हैं। यथार्थता वह राशि है जो यह बताती है कि प्रेक्षित मान वास्तविक मान के कितना निकट है। जैसे अब हमने बताया कि एक स्केल आई, ये जिसकी लंबाई उसके रैपर के ऊपर दी गई 2.924, ऐसा आपको दिया गया। लेकिन आपके पास पहले से एक स्केल है, आप ये चाहते हैं कि हम इसको मापें, देखें ये इतना है कि नहीं है। अब आपने उससे मापा तो आपको ये लंबाई जो मिली, ये आपकी प्रेक्षित वैल्यू, प्रेक्षित मान, तो ये आपको मिला 2.894, ऐसा मिल गया। तो इसमें क्या है कि प्रेक्षित मान वास्तविक मान के कितना निकट है, ये जो बताएगा वो क्या है? यथार्थता है। आप ये बात समझ गए होंगे कि यथार्थता क्या है? एक राशि है जो यह बताती है कि प्रेक्षित मान वास्तविक मान के कितना निकट है। अब निकटता की अगर बात करें तो ये तो अभी बहुत दूर है, ठीक है ना। ये 894 है, ये 924 है, तो दूर तो है। अब ये दूर और नज़दीक जो बता रहा है वो कौन है? एक्यूरेसी है। एक्यूरेसी यही बताता है। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं 2.9 एक मेजरमेंट है और एक और प्रेक्षित मान लिया गया, ये आपकी रियल वैल्यू है। आपने ऑब्जर्विंग वैल्यू एक ली, वो 2.7 आया। अब ये जो इनके बीच की दूरी या नज़दीकी को बता रहा है वही क्या है? यथार्थता है। यथार्थता एक राशि है जो यह बताती है कि प्रेक्षित मान वास्तविक मान के कितना निकट है। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं प्रिसीजन की। प्रिसीजन क्या होता है? जिसे हम लोग बोलते हैं परिशुद्धता। ये आपको लग रहा होगा कि यथार्थता और परिशुद्धता दोनों जैसे लगते हैं, एक ही हैं, लेकिन वास्तव में ये डिफरेंट हैं, है ना, एक दूसरे से अलग हैं। अब परिशुद्धता क्या है, इसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा। परिशुद्धता का मतलब यह है कि किसी राशि को जिस विभेदन सीमा तक मापा जा सकता है वही उसकी परिशुद्धता कहलाती है। जैसे मान लीजिए कि अब यहाँ पे कोई माप ले लिया जाए, या हम ऐसे भी कह सकते हैं किसी माप को जिस सीमा तक मापा जा सकता है वही उसकी परिशुद्धता कहलाती है। जैसे आप कोई माप ले रहे हैं, अब ये माप समझ लीजिए कि आपके पास है, लेकिन आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो दशमलव के बाद सिर्फ 1 या 2 अंक तक माप सकता है, तो उस यंत्र की परिशुद्धता कितनी हुई? दशमलव के बाद 2 अंक तक। यानी कि किसी राशि को जिस सीमा तक मापा जा सकता है वह उसकी परिशुद्धता कहलाती है। अब मेजरमेंट क्या है कि यहाँ पे आपके पास एक माप है, जिस भी यंत्र से लिया गया हो उसकी बात अलग है यहाँ पे अभी, लेकिन अब आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट है उससे केवल दशमलव के बाद 1 अंक तक ही मापा जा सकता है, अर्थात उस यंत्र से दशमलव के बाद सिर्फ 1 अंक तक की माप ही ली जा सकती है। लेकिन एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट है जिससे दशमलव के बाद 3 अंक तक मापा जा सकता है, अर्थात इस यंत्र की विभेदन सीमा जो है वो ज़्यादा है किससे? इस वाले यंत्र से। अब इनके परिशुद्धता की हम बात करें तो ये ज़्यादा परिशुद्ध है, ज़्यादा परिशुद्ध किसके कंपेयर में? इसके। ये कम परिशुद्ध है, यानी कि इन दोनों की अगर हम तुलना कर रहे हैं, इस माप की और इस माप की, तो ये दशमलव के बाद 3 अंक तक मापा गया है, तो ये ज़्यादा परिशुद्ध होगा इसकी तुलना में, क्योंकि ये वाली राशि दशमलव के बाद सिर्फ 1 अंक तक ही मापी गई है, अर्थात इस यंत्र की परिशुद्धता जो है
वो दशमलव के बाद सिर्फ एक अंक तक सीमित है, जबकि इसकी दशमलव के बाद 3 अंक तक है। अब यहाँ पे जैसे मान लेते हैं 2 माप और निकाली गई 2.70 और यहाँ पे लिखता हूँ कि एक और माप ली गई 2.4। इन दोनों में ज़्यादा शुद्ध कौन है? ये वाला ज़्यादा शुद्ध है, यानी कि परिशुद्ध जिसे हम बोल रहे हैं, यानी कि इसका प्रिसिजन ज़्यादा है और इसका कम है। क्यों? क्योंकि ये दशमलव के बाद 2 अंक तक माप सकता है, जबकि ये दशमलव के बाद सिर्फ 1 अंक तक ही माप सकता है, इसलिए ये कम परिशुद्ध है और ये ज़्यादा। तो अब मुझे लगता है कि आप यथार्थता और परिशुद्धता ये दोनों समझ गए होंगे, लेकिन एक एग्जाम्पल से हम आपको बताते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई वास्तविक मान आपको दिया गया है, वास्तविक मान। अब यहाँ पे ये 2.74 ऐसा दिया गया है, ये आपका वास्तविक मान है, लेकिन प्रेक्षित मान निकाला गया तो 2 यंत्रों से निकाला गया। ऐसा हम मानते हैं कि प्रेक्षित मान 2 यंत्रों से निकाला गया, यानी कि हम आपको ये क्लियर करा रहे हैं कि देखिए यथार्थता अलग है और परिशुद्धता भी अलग है। तो प्रेक्षित मान एक का आया 2.6 और दूसरा प्रेक्षित मान आया, प्रेक्षित मान ये आपका पहला प्रेक्षित मान था, ये दूसरा प्रेक्षित मान है, ये वाला आ गया आपका 2.60 या 62 ऐसा मान लेते हैं। इसको मान लीजिए थोड़ी देर के लिए 2.7 मानिए, 2.7। अब यहाँ पे देखिए कि इसमें अधिक यथार्थ कौन है, ठीक है ना? सबसे ज़्यादा यथार्थ कौन है? तो यथार्थता अभी हमने बताया कि यथार्थता ये बताती है कि प्रेक्षित मान वास्तविक मान के कितना निकट है। तो यथार्थ तो ज़्यादा ये है, ये ज़्यादा यथार्थ है, क्योंकि ये वास्तविक मान के निकट है। ये 74 है, आप इसको 2.7 मान रहे हैं, मतलब ये 74 के ज़्यादा समीप माना जा सकता है, यानी कि ये वाला अंक भी 7 है, ये वाला अंक भी यहाँ पे 7 है। तो ये वाली माप जो है इस माप के ज़्यादा समीप है, इसलिए ज़्यादा यथार्थ तो ये है। लेकिन ये 2.62 है ना? तो ये कम यथार्थ है, क्योंकि ये 2.74 से इसकी तुलना में दूर है, कम यथार्थ, ठीक है ना? अब इसमें अगर हम कंपेयर करें कि परिशुद्ध कौन है, परिशुद्ध तो ये है, ज़्यादा परिशुद्ध ये है, क्योंकि ये दशमलव के बाद 2 अंक तक माप सकता है। तो ज़्यादा परिशुद्ध कौन हुआ? प्रेक्षित मान नंबर 2, ये ज़्यादा परिशुद्ध है। किसकी तुलना में? इसकी तुलना में। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और याद रखनी है, जो राशि ज़्यादा परिशुद्ध होगी वो यथार्थ हो सकती है, अर्थात यथार्थ राशि जो है वो क्या परिशुद्ध हो सकती है? कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा यथार्थ राशि ज़्यादा परिशुद्ध हो सकती है। तो इसका उत्तर है हाँ। जैसे मान लीजिए ये मान अभी ना आया होता, ऐसा ये आया होता 2.71, तो ये वाला मान जो है ज़्यादा यथार्थ भी है और ज़्यादा परिशुद्ध भी है, क्योंकि ये 71 है, ये 74 है, तो बहुत ज़्यादा निकट है, तो इसलिए ज़्यादा यथार्थ है, ठीक है ना? ये ज़्यादा यथार्थ बन जाता। लेकिन अब क्या है कि दूसरा मान यहाँ पे जो है 2.7 और 2.71, तो इन दोनों की तुलना कर रहे हैं, तो ये दशमलव के बाद 1 अंक तक मापा गया है और ये दशमलव के बाद 2 अंक तक मापा गया है। इसका मतलब ये है कि ये ज़्यादा परिशुद्ध भी है इसकी तुलना में। ये वाला हम यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। तो ये कहने का मतलब है कि
जो राशि ज़्यादा यथार्थ है वो ज़्यादा परिशुद्ध भी हो सकती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो ज़्यादा यथार्थ हो वो परिशुद्ध भी हो। मैंने क्या बोला? ज़्यादा यथार्थ ज़्यादा परिशुद्ध, यानी कि ज़्यादा परिशुद्ध ज़्यादा यथार्थ हो सकती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो ज़्यादा यथार्थ हो वो परिशुद्ध भी हो। जैसे यहाँ पे देखिए, अभी जब यहाँ पे मान लिखा गया था ये 2.7 और 2.62, तो ये 2.74 के ज़्यादा समीप है, तो ये यथार्थ तो है लेकिन परिशुद्ध नहीं है। और ये क्या है? परिशुद्ध भी है और यहाँ पे यथार्थता इसकी कम है। तो अगर इसी मान को ऐसा ना लिख के ये लिख दिया जाए 2.71, तो ये ज़्यादा यथार्थ भी हो जाएगा और ज़्यादा परिशुद्ध भी हो जाएगा। यहाँ पे अलग अलग समझाएं तो 2.7 एक वैल्यू है और 2.62 एक वैल्यू है और 2.7 2.71 ये वैल्यू है। तो इसमें क्या है कि आपको ये देखने को मिल रहा है कि जो ज़्यादा यथार्थ है वो ज़्यादा परिशुद्ध नहीं है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि जो राशि ज़्यादा यथार्थ होगी उसका परिशुद्ध होना आवश्यक नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो ज़्यादा परिशुद्ध हो, लेकिन जो ज़्यादा परिशुद्ध होगी वो यथार्थ भी ज़्यादा हो सकती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 2.71 2.74 के ज़्यादा समीप है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको किसी पॉइंट पे कोई डाउट लग रहा है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें, हम उस प्रॉब्लम को दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग टाइप ऑफ एरर पढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो अगले वीडियो का आप तब तक वेट करिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।